हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम लोग CFR स्टार्ट किए थे। सेक्शन ई हम लोगों ने कम्प्लीटली कवर अप किया। सारे नोट्स मैंने अपडेट कर दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वो लिंक पे जाइए। एंड बहुत नॉमिनल प्राइस है, 8 to 10 रुपीज़ सारे नोट्स की प्राइसेस है। आप मिनिमम प्राइसेस पे करके आप नोट्स अवेल कर सकते हैं। ओके, एंड कुछ नोट्स मैंने फ्री में भी डाल दिए हैं। सो टुडे विल बी स्टार्टिंग विथ सेक्शन ए एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज योर शेयर बेस्ड पेमेंट। अभी जून के एग्जाम में भी आया था एंड बहुत सारे लोगों क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर पाए थे, बट हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सो अगर देखी जाए हर टर्म में 6 to 8 मार्क्स आप लोग इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये टॉपिक से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट एंड सेकेंडली बहुत ईजी टॉपिक है। एक बार आप ये टॉपिक में घुस जाएंगे ना गाइज, उसके बाद आपको बहुत ईजी लगने वाला है। ओके, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। इस टॉपिक के नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप लिंक पे जाइए, नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। एंड वीडियोस के साथ साथ आप नोट्स साथ में रखिए, सो दैट आपको इजी होगी, आपकी टाइम सेव होगी, लिखने में आपकी टाइम वेस्ट नहीं होगी। एंड इट्स हाई टाइम आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैंने बहुत मेहनत से ऑलरेडी नोट्स में सब चीज़ें लिख दी हैं, बस डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट ले लीजिए, अपने पास नोट्स को रखिए और मेरे साथ पढ़ते चलिए। बस देखिए, शेयर बेस्ड पेमेंट दैट इज इंड एस 102। देखिए गाइस, पहले तो आप ये समझे कि हम ये स्टैंडर्ड पढ़ क्यों रहे हैं। इंड एस 102 क्या बोलता है? इंड एस 102 बोलता है गाइस, कोई भी कॉरपोरेट जब शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन करेगी। अब शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन क्या है वो हम पढ़ेंगे। शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन जब कोई भी कॉरपोरेट करेगी तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसी होगी इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड इन द बैलेंस शीट। उसका जो ट्रीटमेंट है वो इंड एस 102 प्रोवाइड करता है। वो इंड एस 102 में लिखा है कि जब कोई कॉरपोरेट शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन करेगी तब उसकी अकाउंटिंग आप कैसे करेंगे, राइट। तो ये चीज़ क्लियर हुआ, हम ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं। अभी हम देखेंगे शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन क्या होता है, किसको हम शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन बोलेंगे। सो नॉर्मल ट्रांजैक्शन क्या है? कॉर्पोरेट गुड्स खरीदती है, सर्विसेज खरीदती है, एसेट्स खरीदती है, कंज्यूमेबल्स लेती है, सारी चीज़ें खरीदती है एंड उसकी पेमेंट इधर कैश में करती है, बैंक में करती है या फिर क्रेडिट में लेती है और बाद में पेमेंट करती है। शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन किसको बोलेंगे? जब कोई कॉर्पोरेट गुड्स या सर्विसेज, कंज्यूमेबल्स, एसेट्स लेगी, उसकी जो पेमेंट है ना, वो पेमेंट नहीं करके अपनी ही कंपनी का वो उसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू कर देगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। नहीं समझ आया? देखिए, सपोज ये कंपनी है ए लिमिटेड और सप्लायर है एक्स। ओके, नॉर्मली कंपनीज क्या करती हैं? गुड्स खरीदेंगे, सर्विसेज खरीदेंगे, राइट। अब इन्होंने गुड्स या सर्विस खरीदा और बदले में क्या देंगे? इधर कैश देंगे या बैंक से पेमेंट करेंगे या फिर क्रेडिट में लेंगे, राइट। ये तो नॉर्मल कंपनीज करते हैं। आप कुछ भी चीज़ खरीदेंगे, इधर आप उसका पेमेंट कैश में करेंगे या बैंक में करेंगे या फिर आप क्रेडिट में करेंगे, राइट। सो इन दिस केस आप लोग नॉर्मल एंट्री क्या करते हैं? अगर आप लोगों ने कोई गुड्स लिया तो फिर आप परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, बैंक और सप्लायर करेंगे अगर क्रेडिट में लिया है तो। या फिर कोई एक्सपेंसेस हुई तो फिर आप क्या करेंगे? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक और सप्लायर करेंगे। एसेट लिया तो फिर एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक और सप्लायर करेंगे, राइट। नॉर्मल सिनेरियो पे आप ये चीज़ करते हैं। शेयर बेस्ड पेमेंट क्या बोलता है? ये बोल रहा है कि आप जब किसी एक्सटर्नल पर्सन से, दैट मीन्स आपके इंटरनल पर्सन नहीं होंगे। इंटरनल पर्सन कौन है? आपके शेयर होल्डर्स। आपके शेयर होल्डर्स को छोड़ के जब आप कोई एक्सटर्नल पर्सन से कोई भी गुड्स या सर्विसेज ले रहे हैं, इंक्लूडिंग योर एम्प्लॉई, एंड उसका पेमेंट आप कैश, बैंक या क्रेडिट में नहीं लेके आप अपनी ही कंपनी के शेयर्स इशू कर रहे हैं, आप अपनी कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इश्यू कर रहे हैं उनको, उसको हम लोग बोलेंगे शेयर बेस्ड पेमेंट। इज इट क्लियर? क्या मैम कंपनी जैसे करती है? जी बिल्कुल, कंपनीज ऐसे करती है, वो अपने शेयर्स देती हैं। बेसिकली शेयर्स को लोग ऐसे करेंसी कैश की तरह यूज़ करते हैं, राइट। सो देखिए, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया। फॉर एग्जाम्पल, ए लिमिटेड है, सप्लायर एक्स है। अब उसने गुड्स और सर्विसेज लिए सप्लायर एक्स से और बदले में ए लिमिटेड के इसने 5000 इक्विटी शेयर सप्लायर एक्स को इशू कर दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे शेयर बेस्ड पेमेंट। अब ए लिमिटेड क्या करेगा? अपना भी शेयर इशू कर सकता है या फिर ऐसी कंपनी जिससे ए लिमिटेड बिलोंग करता है ना, जिस ग्रुप से, उस ग्रुप की भी कोई शेयर इशू कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पी लिमिटेड
पी लिमिटेड ए लिमिटेड का पेरेंट कंपनी है। यहाँ पे पी लिमिटेड का शेयर भी इशू कर सकता है सप्लायर एक्स को। इज इट क्लियर? अपने ग्रुप की कोई भी कंपनी का शेयर भी इशू कर सकता है, वो भी शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन कहलाएगा। इज इट क्लियर? अब मैंने क्या लिखा देखिए, ए लिमिटेड सप्लायर एक्स को 5000 इक्विटी शेयर इशू कर रहा है फॉर एक्वायरिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ए लिमिटेड और ऑफ द ग्रुप टू व्हिच ए लिमिटेड बिलोंग्स। ऑफ द ग्रुप टू व्हिच ए लिमिटेड बिलोंग्स समझ में आया, उसका होल्डिंग का, या फिर ए लिमिटेड का सपोज एस लिमिटेड सब्सिडियरी है, एस लिमिटेड ए लिमिटेड का सब्सिडियरी है, तो अब एस लिमिटेड का 5000 शेयर भी सप्लायर एक्स को इशू कर सकता है, राइट। सो कोई भी ग्रुप, अपने ग्रुप जिससे ए लिमिटेड बिलोंग करता है, इधर उसका पेरेंट और सब्सिडियरी, उसका वो शेयर्स इशू कर सकता है एक्सटर्नल पार्टी को जिससे वो गुड्स या सर्विसेज ले रहा है, वो भी शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन कहलाएगा। इज इट क्लियर? पहला चीज समझ में आया। आप नॉर्मल केस में क्या कर रहे हैं, सप्लायर से कोई भी गुड्स या सर्विसेज ले रहे हैं एंड उसके बदले आप उसको कैश दे रहे हैं या बैंक से पेमेंट कर रहे हैं या फिर आप क्रेडिट में ले रहे हैं और बाद में पेमेंट कर रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, कैश बैंक या क्रेडिट में नहीं लेके आप उनको अपनी ही कंपनी का या फिर कोई ऐसी ग्रुप की शेयर्स इशू कर रहे हैं जिससे आप बिलोंग करते हैं, अपनी पेरेंट या फिर अपनी सब्सिडियरी का, तो वो शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन के अंदर आएगा, ठीक है। वो इंड AS 102 में कवर होगा, राइट। ये चीज क्लियर हुआ। अब नाउ ए लिमिटेड क्या कर रहा है, सप्लायर एक्स से गुड्स और सर्विसेज लिया एंड उसको बदले में कैश दिया। अब मैम कैश तो नॉर्मल में था, शेयर बेस्ड कैसे हुआ? बेटा वो कैश दे रहा है लेकिन गुड्स की वैल्यू की नहीं दे रही है, वो कैश दे रहा है बट ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स। अब वो क्या बोल रहा है, मैं आपको 5000 इक्विटी शेयर्स देने वाला था ना, अब मैं आपको 5000 इक्विटी शेयर्स नहीं दूंगा, इसकी जो वैल्यू होगी ना उतनी वैल्यू के मैं आपको कैश प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। तो ये भी शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन कहलाएगा, राइट। या तो आप इक्विटी शेयर इशू कर दे रहे हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं, या फिर आप इक्विटी शेयर के बेसिस पे उसकी वैल्यूएशन करके उसकी वैल्यू के बेसिस पे आप कैश पे पेमेंट कर दे रहे हैं, राइट। सो दोनों ही चीज आपकी शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन में कवर हो जाएगी। ओके, अब क्या बोल रहा है, कैश दे रहा है बेस्ड अपॉन द करेंट प्राइस ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए लिमिटेड और ऑफ द ग्रुप टू व्हिच ए लिमिटेड बिलोंग्स। जब ये कैश दे रहा है ना तो इक्विटी शेयर की वैल्यू के बेसिस पे दे रहा है। अब ये इक्विटी शेयर ए लिमिटेड की खुद की हो सकती है या फिर इसके पेरेंट की हो सकती है या फिर इसकी सब्सिडियरी की हो सकती है, राइट। सो जिससे ये बिलोंग करता है ना उसके शेयर के बेसिस पे कैश वो पेमेंट कर सकता है, राइट। सो इसको हम लोग बोलेंगे शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। सो एक ओवरऑल आइडिया मिला शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन क्या है, एक बार रीड आउट करते हैं। एज द नेम सजेस्ट, इट इज ए पेमेंट बेस्ड ऑन द प्राइस और वैल्यू ऑफ शेयर्स फॉर द गुड्स और सर्विसेज, entities often grant shares or share options to employees or other parties for acquiring goods and services। अब शेयर और शेयर ऑप्शन क्या है, इसका डिफरेंस थोड़ी देर में आप लोग को मैं बताऊंगी। In such cases, shares are used as currency case for payment. Ind AS 102 provides accounting treatment of share-based payment transaction in profit and loss statement and balance sheet। बता दिया मैंने। अब देखिए, अब शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन क्या ओनली सप्लायर के साथ होती है? जी नहीं, मैंने पहले ही बताया शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन एम्प्लॉय के साथ भी हो सकती है। अभी एम्प्लॉय रिटेंशन पॉलिसी के हिसाब से भी यूज किया जाता है। आजकल एम्प्लॉयज इतना छोड़ के चले जाते हैं, राइट। सो एम्प्लॉयज को कंपनीज बोल रही है, अगर आप आज से कंपनी में अगले 3 साल तक कंटिन्यू करेंगे ना तो हम आपको अपने कंपनी के 100 शेयर्स फ्री में देंगे। 100 शेयर्स हम आपको फ्री में देंगे अगर आप अगले 3 साल तक कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन बोलेंगे, राइट, क्योंकि हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, राइट। अब देखिए, अब इस केस में भी हो सकता है कि आप शेयर्स इशू कर रहे हैं या फिर आप 100 शेयर्स नहीं देके 100 शेयर की जो वैल्यू होगी ना, जो वैल्यू होगी उतना आप एम्प्लॉय को कैश प्रोवाइड कर देंगे। सो वो भी शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन में कवर होगी। सो बेसिकली शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, इट इज़ नॉट कि आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ही दे रहे हैं, आप इधर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दीजिए या फिर आप कैश दीजिए, बट कैश की जो वैल्यूएशन ना कितनी आप कैश देंगे दैट शुड बी बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट खुद वो कंपनी की भी हो सकती है जो गुड्स और सर्विस ले रहा है, या फिर जिस ग्रुप से वो कंपनी बिलोंग कर रही है उसकी भी प्राइसेस हो सकती है, उसकी भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो सकती है, राइट। सो देखिए, यहाँ पे ए लिमिटेड है, उसने अपने एम्प्लॉय वाई को कहा
वाई सेल सर्व द ऑर्गेनाइजेशन फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, तो हम उसको इक्विटी शेयर देंगे या फिर हम उसको कैश देंगे। अब इक्विटी शेयर देंगे तो ए लिमिटेड की खुद की भी दे सकते हैं या फिर इसकी पेरेंट या फिर इसकी सब्सिडियरी की देंगे, राइट। और अगर हम कैश देंगे तो कैश का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द करेंट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ ए लिमिटेड और ऑफ द ग्रुप टू विच ए लिमिटेड बिलोंग्स, ठीक है। सो अभी वैल्यूएशन और बाकी चीज में मत जाइए, बस आप समझिए कि शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन क्या है, एक ओवरऑल आइडिया मिल रहा है शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन क्या है, राइट। देखिए फिर मैंने यहाँ पे लिखा ए शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन मे बी सेटल्ड बाय एन एंटिटी थ्रू इट्स ओन इक्विटी शेयर, मतलब ए लिमिटेड अपनी खुद की शेयर दे सकती है और वन ऑफ ग्रुप्स एंटिटी शेयर अपने पेरेंट की भी दे सकती है, अपनी सब्सिडियरी की भी दे सकती है, व्हिच मीन्स दैट ए पेरेंट ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब जो गुड्स या सर्विस ले रहा है, दैट इज ए लिमिटेड, might issue shares on behalf of its subsidiary for providing goods or services to its subsidiary. Is it clear? अब मैम गुड्स में क्या क्या होगा, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज लिखा, गुड्स में क्या है भाई, गुड्स में सब कुछ है, गुड्स में आपकी एसेट भी है, प्लांट प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट भी है, कंज्यूमेबल्स भी है, इन्वेंट्रीज भी है, इंटेंजिबल एसेट्स भी है, सारे नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हैं, सब कुछ है, ठीक है। सो गुड्स इंक्लूड्स इन्वेंट्रीज, कंज्यूमेबल्स, property, plant and equipment, intangible asset and other non-financial asset. Is it clear? उसके बाद देखिए मैम, अब आप हमें बताइए किसी से भी गुड्स या सर्विसेज ले लिए और अगर हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं या फिर कैश दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द एंटिटी और ऑफ द ग्रुप टू विच द एंटिटी बिलोंग्स, तो क्या उसको शेयर बेस्ड पेमेंट मान लेंगे? जी नहीं, 2-3 कंडीशन और भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहले तो जो सप्लायर है या फिर एम्प्लॉय है जिनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है कंपनी के साथ, उनके बीच में एक अग्रीमेंट होनी चाहिए। अग्रीमेंट किस चीज़ के लिए? अभी भाई गुड सर्विसेज दे दिया और बाद में कंपनी ने मुकर लिया तो, अब एम्प्लॉय 3 साल का सर्विस दे दिया और बाद में कंपनी अगर मुकर जाए तो, राइट। इसीलिए उनके बीच में एक अग्रीमेंट होनी चाहिए, राइट। क्या होना चाहिए? उनके बीच में एक अग्रीमेंट होना चाहिए और अग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं शेयर बेस्ड अरेंजमेंट। और एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए? टर्म्स एंड कंडीशन कम्युनिकेशन होना चाहिए प्रॉपरली। जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशन है, 3 साल का सर्विस देना है या फिर किस क्वालिटी की गुड्स होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सर्विसेज कैसी होनी चाहिए, प्रॉपरली कम्युनिकेशन होना चाहिए। एंड शेयर बेस्ड पेमेंट शुड बी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विद एक्सटर्नल पार्टी ओनली। इंटरनल पार्टी के साथ नहीं कर सकते, दैट मीन्स आप अपने ही शेयर होल्डर के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपके शेयर होल्डर्स ऑलरेडी हैं, अब आप उनको राइट इशू कर रहे हैं, ठीक है। अब वो शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन है क्या? जी नहीं, वो शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन नहीं है, बिकॉज आप अपने इंटरनल पार्टी के साथ कर रहे हैं। जब आप एक्सटर्नल के साथ करेंगे तब उसको शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन माना जाएगा। 3 चीज याद रहेगा। सो देखिए, शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन शुड बी फॉर्म विथ एन एग्रीमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड एंड इट शुड बी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विद द एक्सटर्नल पार्टी ओनली। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल बहुत सुंदर सा है। ए मैनेजमेंट कमिटी ऑफ एन एंटिटी हैज इनिशिएटेड ए प्लान to provide some stock option to its employee, but there are some terms which are yet to be finalized. कुछ terms है जो yet to be finalized है, अभी तक finalized नहीं हुआ है, and the plan is not yet communicated to the employee. Plan communicate भी नहीं किया गया है. Since there is no formal communication stating the terms or condition of the agreement, it will not attract Ind AS 102 provisions. These standards will be attracted when there will be a binding arrangement. क्या बोल रहा है कि ये इंड AS 102 में कवर नहीं होगा, बिकॉज एक तो एग्रीमेंट नहीं है, दूसरा कम्युनिकेशन भी नहीं है, राइट। सो ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसीलिए उसको हम शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे, राइट। अब क्या बोला देखिए, शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट। मैंने क्या कहा? शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन होने के लिए देयर मस्ट बी शेयर बेस्ड पेमेंट एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट होनी चाहिए। उसी एग्रीमेंट को शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट बोली जाती है इंड AS 102 में, राइट। It is an agreement between the entity and another party includes employee. Entity और अदर पार्टी के बीच में कोई एग्रीमेंट हुई या फिर आपकी एंटिटी की कोई भी ग्रुप, जिस ग्रुप से आप बिलोंग कर रहे हैं उसमें से किसी एंटिटी और अनदर पार्टी के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ है। एंड एनी शेयर होल्डर ऑफ द एंटिटी और ग्रुप एंड अनदर पार्टी, या फिर कोई शेयर होल्डर्स के साथ भी एग्रीमेंट हुई है, बिकॉज शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो द ओनर्स ऑफ द कंपनी ना, उसको भी हम लोग एग्रीमेंट मानेंगे। क्या एग्रीमेंट हुआ है? दैट एंटाइटल्स द अदर पार्टी टू रिसीव कैश और अदर एसेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एंटिटी और ऑफ द ग्रुप टू विच द एंटिटी बिलोंग्स प्रोवाइड्स द वेस्टिंग कंडीशन आर मेट इफ एनी। क्या बोल रहा है?
आपकी एंटिटी का किसी थर्ड पार्टी के साथ मतलब किसी आउटसाइडर के साथ एग्रीमेंट हुआ है, या फिर कोई ऐसी एंटिटी जिस ग्रुप से आप बिलोंग कर रहे हैं उनका किसी और के साथ एग्रीमेंट हुआ, या फिर आपके शेयर होल्डर का किसी और के साथ एग्रीमेंट हुआ है। किस लिए हुआ है? ऐसा एग्रीमेंट जो अदर पार्टी को एंटाइटल कर रहा है, पावर दे रहा है कि वो आपसे इधर आपका कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट रिसीव करेगा, या फिर कैश रिसीव करेगा, या फिर कोई और एसेट रिसीव करेगा फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, और अगर कुछ कंडीशंस है तो कंडीशंस को भी मीट करेगा। उस कंडीशन को वेस्टिंग कंडीशन बोली जाती है। ये सब चीज़ आगे हम और ब्रीफली पढ़ेंगे। बस अभी आप एक समझ लीजिए कि शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन ओवरऑल क्या है। अभी तक हम जो पढ़े हैं उसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। ओके, शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन ये चैप्टर में एंटर करने के लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन क्या क्या है, क्या क्या इसके स्कोप में आ रहा है, राइट। अब देखिए मैम, हमने इतना समझ लिया, अभी तक हमने क्या पढ़ा? कुछ भी नहीं पढ़ा। क्या सीखा आप लोगों ने? कॉर्पोरेट नॉर्मली गुड्स सर्विस एसेट्स खरीदती है और कैश बैंक या क्रेडिट में पेमेंट कर देती है। क्रेडिट में लेती है, बाद में पेमेंट कर देती है, राइट। इंड एस 102 क्या बोल रहा है? एक कॉर्पोरेट जब शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन करेगी तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसी होगी, वो इंड एस 102 बता रहा है। अब शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन क्या है? शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन है कि आप अगर कोई एक्सटर्नल पार्टी से गुड्स या सर्विसेज ले रहे हैं और बदले में आप क्या कर रहे हैं, बदले में आप अपनी कंपनी के या फिर कोई ऐसी एंटिटी जिस ग्रुप से आप बिलोंग कर रहे हैं उसका शेयर्स अगर आप इशू कर दे रहे हैं, बदले में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू कर दे रहे हैं या फिर कैश दे रहे हैं, द वैल्यू ऑफ विच इज बेस्ड ऑन द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर एंटिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ग्रुप टू विच योर एंटिटी बिलोंग्स। इन दैट केस उसको हम शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन बोलेंगे। प्रोवाइडेड एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों के बीच में, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है प्रॉपरली कम्युनिकेट होनी चाहिए, एंड एक्सटर्नल पार्टी के साथ होनी चाहिए, इंटरनल पार्टी के साथ नहीं होनी चाहिए, राइट। और जो एग्रीमेंट होती है उसको हम शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट बोलते हैं। इतना ही तो अभी तक सीखा है, राइट। अब आप देखिए मैम, ठीक है, शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन क्या है हमने वो सीख लिया। अब आप हमको एक चीज़ बताइए, इंड एस 103 में हम पढ़ते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन, आगे हम लोग पढ़ेंगे 10-15 दिन में बिजनेस कॉम्बिनेशन क्लासेस अपलोड हो जाएंगे। सो बिजनेस कॉम्बिनेशन में जब एक कंपनी होती है सपोज ए लिमिटेड और ये बी लिमिटेड को एक्वायर कर रही है, राइट। सो बी लिमिटेड का जितना भी एसेट होता है, जितना भी लाइबिलिटी होता है वो ए लिमिटेड एक्वायर कर लेता है। अब एसेट में भी तो गुड्स हो रही है मैम, और इसके बदले ए लिमिटेड इनको देती भी है अपनी कंपनी की शेयर्स, राइट। सो क्या ये शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन होगा? जी नहीं, ये शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन नहीं होगा। इंड एस 102 स्पेसिफिकली 3 चीज़ को अपने स्टैंडर्ड में कवर करने से मना कर दिया। पहला तो ये कि अगर आप कोई कंपनी से नेट एसेट ले रहे हैं एज ए पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन और उसको कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लेने की वजह से आप उनको शेयर इशू कर रहे हैं, सो उसको शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन में कवर नहीं किया जाएगा, इंड एस 102 में कवर नहीं होगा, पहला। दूसरा चीज़ क्या बोला, देखिए सपोज वाई आपका एम्प्लॉई है, आप ए लिमिटेड हैं, राइट। अब वाई आपके एम्प्लॉय के साथ साथ ना शेयर होल्डर भी है, राइट। एम्प्लॉय के साथ साथ शेयर होल्डर भी है, और आपने क्या किया, अपने सारे शेयर होल्डर को अपने राइट इशू कर दिया। क्या क्या? सारे शेयर होल्डर को अपने राइट इशू कर दिया, और ये शेयर होल्डर होने के नाते अब वाई को भी मिल रहा है राइट इशू, राइट। बट क्या वाई को एज ए एम्प्लॉय मिला? नहीं मिला, वाई को एज ए शेयर होल्डर मिला। सो इसको भी हम शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि शेयर होल्डर आपकी इंटरनल पार्टी है और शेयर होल्डर के साथ जब आप ट्रांजैक्शन करते हो उसको हम शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन नहीं मानते हैं। और वाई एम्प्लॉय होने के बाद भी आप एज ए एम्प्लॉय उसको अवॉर्ड नहीं दे रहे हैं, एज ए शेयर होल्डर होने के नाते उसको मिला, तो उसको भी इंड एस 102 में कवर नहीं किया जाएगा, राइट। दो चीज़ हो गया, पहला बिजनेस कॉम्बिनेशन के पार्ट में आप किसी नेट एसेट एक्वायर कर रहे हैं और शेयर इशू कर रहे हैं, वो नहीं जाएगा। दूसरा, किसी एम्प्लॉय को आप शेयर इशू कर रहे हैं या फिर किसी एम्प्लॉय के साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बट इन द कैपेसिटी एज ए शेयर होल्डर, देन उसको कवर अप नहीं करेंगे। और थर्ड चीज़ क्या बोल रहा है, जब आप नेट पे सेटल करेंगे कोई चीज़, दैट मीन्स आपने किसी के साथ अग्रीमेंट किया कि भाई 2 महीने बाद आप मुझे 100 मेट्रिक टन ऑफ गुड्स देंगे, कोई पर्टिकुलर गुड्स देंगे, राइट। और उसके बदले में मैं आपको 1000 शेयर अपनी कंपनी की दे दूंगा, ठीक है। अब 2 महीने बाद क्या हुआ, 100 मेट्रिक टन गुड्स का प्राइस हो गया आपका सपोज 1 लाख रुपीज़, ठीक है। और आपकी 1000 शेयर की वैल्यू थी सपोज 95,000 रुपीज़,
ठीक है। अब आप क्या बोल रहे हैं भाई, क्या 1 लाख का माल लेके 95,000 का देना, आप मेरे से 5,000 ही ले लीजिए, जो डिफरेंस है ना वो 5,000 आप मेरे से ले लीजिए। सो नेट पे सेटल हो रहा है, तो ये तो डेरिवेटिव हो गया ना, और ये तो इंड एस 109 में कवर है, राइट। सो वो इंड एस 102 में कवर नहीं है। सो 3 चीज स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दी गई है जो इंड एस 102 के दायरे में नहीं आती है। ओके, सो स्कोप देखिए, entities shall not apply this standard to transaction in which the entity acquires goods as a part of the net asset acquired in a business combination, right? Second क्या बोला, a transaction with an employee or other party in their capacity as a holder of equity instrument of the entity is not a share based payment transaction. Example भी दे दिया, देखिए, an entity issued rights share to all its shareholder which includes employees of the company. Since the employees who have received such shares are acting in the capacity of shareholders and not as employee, this transaction will not be covered under Ind AS 102, right? फिर थर्ड क्या बोला, entity receives goods and service under a contract with the scope of Ind AS 32 and Ind AS 109, that is derivative, that is settlement on a net basis, इसको भी Ind AS 102 कवर नहीं करता है, राइट। सो शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन क्या होता है देखा हमने, गुड्स क्या होता है आपने देखा, शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट क्या है देखा, अब इसका स्कोप भी आप लोगों ने देखा, मोटा मोटी समझ आ गया शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन क्या है। अब हम बढ़ेंगे रिकॉग्निशन की तरफ कि मैम ओके, हमने किसी के साथ शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन कर दिया, अब आप हमें बताइए कि इंड एस 102 क्या बोल रहा है, इंड एस 102 क्या बोला, ट्रांजैक्शन क्या है, क्या स्कोप है, इज इट क्लियर। नाउ इंड एस 102 वैल्यूएशन को लेके क्या बोल रहा है, कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, कैसे रिकॉग्नाइज करना है, आप हमको भी वो बताइए। सुनिए इंड एस 102 क्या बोल रहा है, देखिए, रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मतलब आप कब रिकॉग्नाइज करेंगे, आपने गुड्स लिया, देखिए आप पहले सुन लीजिए मुझे, ठीक है, नोट्स मैंने दे ही दिया है तो टेंशन मत लीजिए, लिखने का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। देखिए आपने गुड्स लिया, आपने सर्विसेज लिया, अब वो गुड्स या सर्विसेज जिस दिन आपने गुड्स को रिसीव कर लिया या फिर जिस दिन आपने सर्विस एक्वायर कर लिया उस दिन आप रिकॉग्नाइज करेंगे, पहला चीज क्लियर हुआ। सेकेंड चीज, मैम ओके रिकॉग्नाइज करेंगे जिस दिन गुड्स रिसीव किए या फिर जिस दिन सर्विस एक्वायर किए, फाइन, किस वैल्यू पे करेंगे, फेयर वैल्यू पे करेंगे, राइट, फेयर वैल्यू पे करेंगे। इंड एस 102 बोल रहा है आप फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, और फेयर वैल्यू किसका लेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज का लेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे आप शेयर का फेयर वैल्यू नहीं लेंगे, क्यों बताइए, हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जब आप कोई थर्ड पार्टी से गुड्स या सर्विसेज ले रहे हैं तो इट इज प्रिज्यूम दैट थर्ड पार्टी किसी और को भी बेच रहा होगा गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, आउटसाइडर तो किसी और को भी बेच रहा होगा ना, तो फेयर वैल्यू डिटरमिन करना बहुत इजीली है, उसी फेयर वैल्यू पे आप रिकॉग्नाइज करेंगे। ओके मैम किस दिन करेंगे पता चल गया, किस वैल्यू पे करेंगे पता चल गया, एंट्री क्या देंगे मैम, एंट्री क्या देंगे, अगर आप इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हैं, अगर आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हैं तो उसको आप एज ए इक्विटी ट्रीट कीजिए, अगर आप कैश दे रहे हैं तो उसको आप एज ए लाइबिलिटी ट्रीट कीजिए। ओ ऐसा, तो कैश को हम लाइबिलिटी क्यों मानेंगे, अगर आप इमीडिएट दे रहे हैं ना, इमीडिएट दे रहे हैं कैश, तो फिर तो वो लाइबिलिटी नहीं, उसको आप एज ए कैश ही ट्रीट कीजिए, एज एक्सपेंस मान लीजिए। अगर आप उसको फ्यूचर में देने वाले हैं ना 2 महीने 3 महीने बाद, तो फिर आप उसको लाइबिलिटी ट्रीट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे वो लाइबिलिटी का डेफिनेशन मीट कर जा रहा है। लाइबिलिटी क्या बोलता है, अगर आपकी कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है ड्यू टू पास्ट एक्टिविटी, तो फिर और आपका आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस है और वो रिलायबली आप मेजर कर सकते हैं तो उसको हम लोग लाइबिलिटी बोलेंगे, और यहाँ पे आप रिलायबली मेजर भी कर सकते हैं, राइट, और आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस भी हो रहा है दैट इज कैश, और पास्ट ऑब्लिगेशन है आपने गुड्स या सर्विसेज लिए या लेने के लिए आपने अरेंजमेंट की है पहले से, राइट, सो इसीलिए उसको हम लाइबिलिटी मानेंगे। रिकॉग्निशन खत्म हो गया, राइट। देखिए an entity shall recognize the goods and service received or acquired in a share based payment transaction when it obtains the goods or received the services। पहला चीज आपको समझ आया, जब आप गुड्स ऑब्टेन करेंगे या फिर सर्विस रिसीव करेंगे उस दिन आप रिकॉग्नाइज करेंगे। ये क्या बोल रहा है, किस दिन, राइट। फिर क्या बोला, इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंक्रीज इन इक्विटी। ओके मैंने क्या बोला, अगर आप इक्विटी दे रहे हैं तो फिर आप इसको एज एन इक्विटी ट्रीट करेंगे, वाई, क्योंकि लाइबिलिटी का डेफिनेशन मीट नहीं करता। आपने आज का हम आपको शेयर्स दे देंगे तो फिर आप शेयर्स दे देंगे, यह आपका वैल्यू को बढ़ा घटा नहीं रहा है। अगर आज शेयर की वैल्यू 500 रुपीज़ है तो आज 500 रुपीज़ ही है, आप 3 महीने बाद दे, 5 साल बाद दे, 10 साल बाद भी दे, ठीक है। सो
इसको हम लोग एज ए इक्विटी मानेंगे, नो ऑब्लिगेशन टू पे कैश, राइट। एंड कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंक्रीज इन लाइबिलिटी बिकॉज ऑब्लिगेशन टू पे कैश इन फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ शेयर प्राइस, क्योंकि यहाँ पे हम लोग की लाइबिलिटी क्रिएट हो जा रही है, ऑब्लिगेशन टू पे क्रिएट हो जा रही है, लाइबिलिटी की डेफिनेशन मीट कर रही है, इसीलिए कैश सेटल्ड जितना भी होता है उसको हम एज ए लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे और इक्विटी सेटल्ड जितने भी होते हैं उसको हम एज एन इक्विटी ट्रीट करेंगे, राइट। रिकॉग्निशन समझ आया। अब आगे आगे गाइस ये तो बस बेसिक्स है, आगे आगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग सब चीज़ें डिफर करेंगी, बस फंडामेंटल्स ये है कि अगर आप इक्विटी इशू किए हैं तो इक्विटी है, कैश इशू कर रहे हैं तो वो लाइबिलिटी है। इज इट क्लियर? और किस दिन पे होगा? जिस दिन आप गुड्स रिसीव करेंगे या फिर सर्विस आप रिसीव कर रहे हैं, राइट। किस वैल्यू पे होगी ये बहुत सारे सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट द मेन थिंग इज फेयर वैल्यू पे होगी, राइट। देखिए मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन, मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन क्या बोल रहा है, देखिए आउटसाइडर के साथ आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आउटसाइडर मतलब अदर देन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय भी शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन के लिए आउटसाइडर ही है, बट यहाँ पे हम बात करें एम्प्लॉय को छोड़ के बाकी जो लोग बचे, ठीक है। अगर आप एम्प्लॉय को छोड़ के किसी और के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, आप एसेट ले रहे हैं, गुड्स ले रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं वो आइडेंटिफाइबल है, उसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल है, क्योंकि मैंने जैसे कहा जो आउटसाइडर है वो अगर आपको दे रहा है वो किसी और को भी गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा होगा, सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा, तो उसकी जो वैल्यू होगी वही तो फेयर वैल्यू होगी ना, राइट। सो इसीलिए आप फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। और जो गुड्स एंड सर्विसेज की फेयर वैल्यू होगी वही आपकी शेयर की फेयर वैल्यू होगी, और उस हिसाब से आप ट्रांजेक्शन को मेजर करेंगे। नहीं समझ आया? एग्जाम्पल देखिए, देखिए पहला एग्जाम्पल मैंने लिया था, ए लिमिटेड सप्लायर एक्स से गुड्स एंड सर्विसेज लिया, राइट, और बदले में 5000 इक्विटी शेयर दिया। सपोज ये गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू है 10 लाख, ओके। वैल्यू मीन्स फेयर वैल्यू, मतलब जब भी किसी थर्ड पार्टी को ये चीज़ बेच रहा है, किसी और के साथ ये ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो वो 10 लाख रुपीज़ में कर रहा है। अब आप कितना शेयर दे रहे हैं? 5000 इक्विटी शेयर आप दे रहे हैं, राइट। अब ये 5000 इक्विटी शेयर का फेयर वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 लाख डिवाइडेड बाय 5000, राइट, 200 पर शेयर। तो पर शेयर की फेयर वैल्यू कितनी हुई? 200 रुपीज़ पर शेयर फी, राइट। इसकी एंट्री क्या होगी? मैंने क्या कहा, जब भी आप इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो उसको आप एज ए इक्विटी ट्रीट करेंगे, राइट। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सपोज गुड्स लिया तो मैंने यहाँ पे लिखा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट कितनी वैल्यू है? 10 लाख इसकी वैल्यू है, राइट। 2 आप इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे, क्योंकि इक्विटी है, इक्विटी शेयर कैपिटल में लेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या वैल्यू लेंगे, इसीलिए ये शेयर की फेयर वैल्यू आपने निकाला है, राइट। अब सपोज ये शेयर की फेस वैल्यू थी 100 रुपीज़, ठीक है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाता है, सो 5000 शेयर का आप फेस वैल्यू लेंगे 100 करके, तो कितना हो गया? 5 लाख, राइट। और बाकी जितना बचा वो हो गया आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, 10 - 5 = 5, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। इज इट क्लियर? अभी समझ में आया? जब भी आप कोई आउटसाइडर से ले रहे हैं तो उसका फेयर वैल्यू इजीली डिटर्मिनेबल है, राइट। इसीलिए आप गुड्स एंड सर्विसेज का फेयर वैल्यू निकाल लीजिए, बिकॉज ये इजी है, वो थर्ड पार्टी को भी उतना में ही बेच रहा होगा, राइट। उसके फेयर वैल्यू के बेसिस पे आप अपने शेयर का फेयर वैल्यू निकाल लीजिए, और जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू पे आप कैपिटल रिकॉर्ड कीजिए, और फेयर वैल्यू से फेस वैल्यू जितना एक्सीड किया उसको आप एज ए प्रीमियम रिकॉर्ड कीजिए, राइट। अभी बैलेंस शीट में क्या करेंगे? बैलेंस शीट में आप इसको अदर इक्विटी में दिखाएंगे। ये ट्रांजैक्शन समझ आया? बट नाउ अगर ये एसेट एक्वायर किया होता तब क्या करते? एसेट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट। ये चीज़ क्लियर हुआ? क्योंकि फेयर वैल्यू हम किसका ले रहे हैं? हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज का ले रहे हैं। जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं होगा, जहाँ पे फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं होगा, वहाँ पे हम शेयर का जो फेयर वैल्यू होगा उसका फेयर वैल्यू हम लोग कंसिडर करेंगे, राइट। देखिए क्या बोला, देखिए ये हमने देखा, कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गुड्स और सर्विसेज।
फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स इज डीम्ड एज फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। सो एंट्री क्या हुआ, एसेट अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट और एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगा फेस वैल्यू पे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम जाएगा फेयर वैल्यू माइनस फेस वैल्यू पे। इस फेयर वैल्यू को जानने के लिए ये पॉइंट है कि फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इज डीम्ड टू बी द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, गुड्स एंड सर्विसेज। इज इट क्लियर? नाउ अब क्या बोल रहा है, अगर आप एम्प्लॉय के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मैम आपने ट्रांजेक्शन विद एम्प्लॉय को अलग क्यों कर दिया, यहाँ पे भी तो डिटरमिनेबल होगा, ये भी तो आउटसाइडर है। बिल्कुल भी नहीं। देखिए अभी एम्प्लॉय आपको सर्विस दे रहा है, आपने क्या कंडीशन रखा, आपने कंडीशन रखा कि अगर आप अगले 3 साल तक सर्विस देंगे, इन दैट केस हम आपको 100 शेयर्स फ्री में देंगे, राइट। ये कंडीशन आपने रखा एम्प्लॉय के सामने। अब एम्प्लॉय जो आपको 3 साल में सर्विस देगा, वो सर्विस के लिए ऑलरेडी आप उसको सैलरी दे रहे हैं, अदर बेनिफिट्स दे रहे हैं, परक्यूजिट दे रहे हैं, घर गाड़ी सब दे रहे हैं, राइट। अब जो ये 100 शेयर दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं, उसके लिए एम्प्लॉय कितना पोर्शन ऑफ सर्विस दे रहा है, क्या एक्स्ट्रा सर्विस दे रहा है, उसकी वैल्यूएशन आप कैसे करेंगे। सो इंड AS 102 बोल रहा है, इन दिस केस डिटरमाइनिंग फेयर वैल्यू ऑफ सर्विस इज नॉट पॉसिबल। ये लॉजिकल नहीं होगा, मतलब आप यहाँ पे सर्विस का फेयर वैल्यू निकालना डिफिकल्ट है, यहाँ पे सर्विस का फेयर वैल्यू डिटरमाइन नहीं करने होगा, इसीलिए यहाँ पे शेयर की फेयर वैल्यू को ही सर्विस के फेयर वैल्यू मान ली जाएगी। इज इट क्लियर? शेयर की फेयर वैल्यू को ही सर्विस की फेयर वैल्यू मान ली जाएगी। देखिए हियर सर्विस आर नॉट आइडेंटिफाइबल, यहाँ पे एसेट, गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफाइबल था, यहाँ पे सर्विस आइडेंटिफाइबल नहीं है, हेंस नो फेयर वैल्यू ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज की फेयर वैल्यू नहीं है। कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स इज डीम्ड एज द फेयर वैल्यू ऑफ सर्विसेज, राइट। यहाँ पे आप क्या करेंगे, शेयर्स की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और शेयर्स की जो फेयर वैल्यू होगी वही आपकी सर्विसेज की फेयर वैल्यू हो जाएगी, राइट। नोट फेयर वैल्यू विल नॉट बी कैलकुलेटेड एज पर इंड AS 113। अब आप बोलेंगे मैम फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेटा फेयर वैल्यू जो है ना, अब आप बोलेंगे मैम इंड AS 113 जो है वो तो फेयर वैल्यू मेजरमेंट है, तो उसके बेसिस पे हम शेयर का फेयर वैल्यू निकाल लेंगे। जी बिल्कुल भी नहीं, इंड AS 113 का सबसे पहला एक्सेप्शन है शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन। शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन में इंड AS 113 एप्लीकेबल नहीं होगा। व्हाट? तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए अगर कोटेड शेयर है ना, मतलब अगर लिस्टेड है, मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट प्राइस होगा ना शेयर का, वो मार्केट प्राइस उसका फेयर वैल्यू हो जाएगा। अगर शेयर कोटेड है, उसका मार्केट प्राइस अवेलेबल होगा और मार्केट प्राइस है, तो फिर मार्केट प्राइस ही शेयर की फेयर वैल्यू होगी, राइट। अगर शेयर कोटेड नहीं है, लिस्टेड नहीं है, तो फिर उसकी जो फेयर वैल्यू ना उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा विद वैल्यूएशन टेक्निक। अब वो वैल्यूएशन टेक्निक क्या है मैम? वो वैल्यूएशन टेक्निक है ना ऑप्शन वैल्यूएशन मॉडल, दैट इज ब्लैक-शोल मॉडल एंड बाइनोमियल मॉडल, दो मेथड है, उससे शेयर की वैल्यूएशन होती है, जो आपको CFR में करने की ज़रूरत नहीं है, SFM में आप लोग पढ़ेंगे और ये अगर एग्जाम में आती है तो एग्जाम में आपको फेयर वैल्यू दे देगी, राइट। ये बस एक एग्जॉस्टिव लेक्चर है कि भाई एंड तक आपको देखना है कि कैसे होता है, राइट, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, बट एग्जाम में आपको फेयर वैल्यू गिवन होगी, ओके। अगर फेयर वैल्यू नहीं है, अगर मार्केट प्राइस है तो मार्केट प्राइस विल बी द फेयर वैल्यू, अदरवाइज आपको फेयर वैल्यू दे दी जाएगी, राइट। सो देखिए क्या बोला, फेयर वैल्यू विल नॉट बी कैलकुलेटेड एज पर इंड AS 113 फर्स्ट, सेकेंड इफ शेयर्स आर कोटेड देन मार्केट प्राइस विल बी द फेयर वैल्यू, if shares are not quoted then fair value will be calculated using option valuation model, that is Black-Scholes model और binomial model, but एग्जाम में आपको फेयर वैल्यू दे दी जाएगी। इज इट क्लियर? सो अभी तक हमने जो भी देखा, जो भी पढ़ा, थोड़ा घुसा दिमाग में आपके कि शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन क्या है, अरेंजमेंट्स क्या है, गुड्स क्या है, रिकॉग्निशन किस दिन करेंगे, जिस दिन गुड्स एंड सर्विस आपने रिसीव कर लिया। अगर आपने शेयर्स इशू कर रहे हैं तो आप उसको एज ए इक्विटी ट्रीट कीजिए, अगर आप कैश दे रहे हैं तो उसको आप एज ए लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे। देन आप वैल्यूएशन देखिए किस वैल्यू पे करेंगे मैम, फेयर वैल्यू पे करेंगे। अगर एसेट, गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफाइबल है तो उसकी फेयर वैल्यू मिल जाएगी, वही आपकी शेयर्स की फेयर वैल्यू होगी। अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय के साथ आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे सर्विस डिटर्मिनेबल नहीं है, सर्विस की वैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है, इन दैट केस आप शेयर की वैल्यूएशन करेंगे। अगर कोटेड है तो मार्केट प्राइस फेयर वैल्यू, अगर कोटेड नहीं है तो फिर आप वैल्यूएशन मॉडल यूज़ करके आप शेयर की वैल्यू निकालेंगे और जो कि आपको एग्जाम में अवेलेबल हो जाएगी, राइट। अभी तक कोई डाउट? देखिए आगे CA में सिलेबस हो, CA सिलेबस हो या CS का सिलेबस हो, इनफैक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिलेबस में भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आती है ना 99% ये वाली आती है ट्रांजैक्शन विथ एम्प्लॉय के साथ, बिकॉज और 1% ये आती है, बिकॉज ये तो सिंपल हो गया ना,
इसका तो एंट्री मैंने आपको करके दिखा दिया। आपने गुड्स लिया या फिर आपने सर्विसेज लिया, अगर शेयर इशू कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटी पेमेंट को क्रेडिट कर दीजिए। कैश इशू करें तो सीधा टू कैश ही करेंगे, और अगर फ्यूचर में देना है तो फिर टू लाइबिलिटी करेंगे, लाइबिलिटी बुक करेंगे, राइट। तो ये केस तो बड़ा सिंपल हो गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं। प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, ओके। इसीलिए जो ट्रांजेक्शन विथ एम्प्लॉइज है आपके सिलेबस में भी इसी को वास्ट तरीके से दी गई है, और इसी को हम लोग समझेंगे। क्यों समझेंगे? क्योंकि यहाँ पे आप इमीडिएट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, राइट। आपने गुड्स लिया, सर्विसेज लिया, इमीडिएटली आपने जो भी दिया एज इक्विटी लायबिलिटी ट्रीट किया, खत्म किया। एम्प्लॉय के साथ जो सर्विसेज आप ले रहे हैं ना, और फ्यूचर के लिए 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए है, राइट। इसीलिए आपको पीरियड बाय पीरियड आपको एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी, आप एक बार में नहीं कर सकते, राइट। अभी आप किसी एम्प्लॉय को बोल रहे हैं कि आप 3 साल बाद, अगर आप 3 साल सर्विस देंगे तो उसके बाद हम आपको 100 शेयर्स देंगे, तो जो भी 100 शेयर की कॉस्ट होगी, जो भी फेयर बिल होगी, जो भी एक्सपेंसेस आप रिकॉग्नाइज करेंगे ओवर 3 ईयर पीरियड करेंगे, राइट। सो पहले साल में करेंगे, फिर एस्टिमेशन लगाएंगे, दूसरे साल में करेंगे, तीसरे साल में करेंगे। सो इसकी अकाउंटिंग कैसी होगी, बेसिकली इंड AS 102 में इसको ब्रीफली दी गई है, तो इसको हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे, राइट। सो शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन विथ एम्प्लॉय, जो भी शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन है वेदर विथ एम्प्लॉय और आउटसाइडर्स, ये 3 टाइप के होते हैं, राइट। एक होता है आप लोग का इक्विटी प्लान, राइट। आप लोगों ने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू किया फॉर एक्वायरिंग गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर आप लोगों ने कैश दिया फॉर एक्वायरिंग गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर आप एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन देते हैं कि इधर आप इक्विटी ले लीजिए या फिर आप कैश ले लीजिए, आपका चॉइस है। कभी कभी चॉइस कंपनी के पास भी होती है कि कंपनी चाहे तो आपको इक्विटी देगी, कंपनी चाहे तो आपको कैश देगी, राइट। सो ये 3 चीज़ को ब्रीफली दिया गया है इंड AS 102 में, और हम एक एक करके सारा चीज़ पढ़ेंगे, राइट। पहला चीज़ आज हम शुरू करेंगे एंड दैट इज़ योर इक्विटी प्लान। देखिए इसको समझेंगे अच्छे से। ये है आज Y0, ये है आज। यहाँ पे आपको आपका एम्प्लॉयर बोल रहा है, एम्प्लॉय को, आप अपने एम्प्लॉय को बोल रहे हैं अगर आप अगले 3 साल तक, क्या बोल रहे हैं, अगर आप अगले 3 साल तक कंटिन्यूस सर्विस देंगे, दैट मीन्स Y1, Y2, Y3, अगर आप यहाँ तक आप कंटिन्यूस सर्विस देंगे, हम आपको 100 शेयर्स फ्री में देंगे, राइट। और वो 100 शेयर्स की फेयर वैल्यू आज की डेट पे 30 रुपीज़ है, 30 रुपीज़ ईच, राइट। हम आपको पूरा फ्री में दे देंगे अगर आप 3 साल तक कंटिन्यूस सर्विस देते हैं, राइट। और अगर आप 3 साल तक रुक गए ना, तो अगले 2 साल में, अगले 2 साल में आप कभी भी ये शेयर्स, ये 100 शेयर्स आप ले सकते हैं, राइट। सो मैंने आज कहा कि अगर आप अगले 3 साल तक कंटिन्यूस सर्विस दे रहे हैं, देन उसके बाद नेक्स्ट 2 ईयर्स में आप कभी भी शेयर एक्सरसाइज कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ मैंने क्या कहा, राइट। सो ये जो पॉइंट है ना गाइस, आज आप एग्रीमेंट कर रहे हैं एम्प्लॉय के साथ कि 3 साल तक आप सर्विस देंगे तो हम आपको 100 शेयर्स देंगे, तो आज की डेट को बोली जाती है ग्रांट डेट। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ ध्यान दीजिएगा। इसको बोली जाएगी ग्रांट डेट। जिस दिन आप शेयर बेस्ड अरेंजमेंट कर रहे हैं, जिस दिन आप अग्रीमेंट कर रहे हैं एम्प्लॉय के साथ, उसको हम लोग बोलेंगे ग्रांट डेट, राइट। आपने एम्प्लॉय के साथ कंडीशन रखा, क्या कंडीशन रखा, 3 इयर्स का सर्विस आपने कंडीशन रखा, कंटिन्यूस सर्विस, राइट। इसको हम लोग बोलेंगे वेस्टिंग कंडीशन। क्या कंडीशन, वेस्टिंग कंडीशन, राइट। जो भी कंडीशन आप रख रहे हैं ना कि आप 3 साल तक सर्विस देंगे, उसको हम लोग बोलेंगे वेस्टिंग कंडीशन, राइट। और ये जो 3 साल का पीरियड है ना, इसको हम लोग बोलेंगे वेस्टिंग पीरियड। क्या बोलेंगे गाइस, वेस्टिंग पीरियड। जिस पीरियड में आपको अपनी वेस्टिंग कंडीशन को सेटिस्फाई करनी है, उसको हम लोग बोलेंगे वेस्टिंग पीरियड, राइट। अभी आपको 2 साल का टाइम दिया कि आप ये 100 शेयर एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सरसाइज पीरियड, ओके। और जिस दिन आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना, Y3 में आपकी पीरियड खत्म हो जाएगी, इसको हम लोग बोलेंगे वेस्टिंग डेट।
मीन्स इस दिन मैच्योर हो गई कि इसके बाद आप कभी भी ले सकते हैं, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या था, एक कंपनी है, उसने आज अपने एम्प्लॉय के साथ अग्रीमेंट किया कि अगर आप अगले 3 साल तक कंटिन्यूस सर्विस देंगे तो हम आपको 100 शेयर्स देंगे जिसकी फेयर वैल्यू आज 30 रुपीज़ है, और अगले 2 साल में आप कभी भी अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं, राइट। सो जो आज के डेट को हम लोग बोलेंगे ग्रांट डेट, जिस दिन आप कंडीशन एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिस दिन आप अग्रीमेंट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय के साथ, जितने पीरियड के लिए आपने कंडीशन रखा, जो कंडीशन रखा उसको बोलेंगे वेस्टिंग कंडीशन, जितने पीरियड के लिए रखा उसको बोलेंगे वेस्टिंग पीरियड। जब आप जिस दिन ये ड्यू हो गया, जिस दिन मैच्योर हो गया, उस दिन उसको बोलेंगे वेस्टिंग डेट, और जितने पीरियड के अंदर आपको वो अवेल करना है ना अवार्ड, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सरसाइज पीरियड, राइट। आई होप नाउ यू हैव गॉट दिस टर्म्स, ग्रांट डेट क्या है, वेस्टिंग पीरियड क्या है, वेस्टिंग कंडीशन क्या है, एक्सरसाइज पीरियड क्या है एंड वेस्टिंग डेट क्या है, राइट। अभी बोलिए मैम इसको आप हमको रिकॉग्नाइज करके दिखाइए एक्सपेंसेस। ठीक है, हम एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे करेंगे देखिए। अभी क्या बोला, 100 शेयर्स देंगे, फेयर वैल्यू है 30, जितने भी एम्प्लॉयज़ रहे टोटल हम 100 शेयर्स देंगे, फेयर वैल्यू है 30। तो आज के डेट पे आप एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करेंगे क्या, 100 शेयर्स हम दे रहे हैं इंटू 30, मतलब फेयर वैल्यू पे हम देंगे, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इंटू फेयर वैल्यू पर शेयर, राइट। सो टोटल एक्सपेंडिचर कितना का आ रहा है, 3000 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर आ रहा है टोटल। अभी 3000 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर 3 साल में हम बांटेंगे, सो डिवाइडेड बाई 3 कर दो, तो पर साल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ हम एक्सपेंडिचर इस साल में रिकॉग्नाइज करेंगे। ये साल में 1000 का खर्चा, ये साल में 1000 का खर्चा, ये साल में 1000 का खर्चा, राइट। इज इट क्लियर मैम। एंट्री क्या होगा, वही अगर आप इक्विटी दे रहे हैं तो उसको आप एज ए इक्विटी ट्रीट करेंगे, अगर कैश दे रहे हैं तो फिर उसको एज ए लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे, क्योंकि अभी हम इक्विटी प्लान पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। जब कैश प्लान पढ़ेंगे तो मैं कैश इशू करने से कैसे ट्रीटमेंट होगी लाइबिलिटी की वो बताऊंगी, अभी हम सिर्फ इक्विटी के बारे में देख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आपकी एंट्री क्या होगी, यहाँ पे आप सिंपली लिखेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, एक्सपेंसेस डेबिट होता है तो कौन सा एक्सपेंसेस है ये, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, राइट। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को आप डेबिट करेंगे टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, SBPR, ब्रैकेट में लिखेंगे OE, दैट इज अदर इक्विटी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व करेंगे 1000 रुपीज़ ईच ईयर। तीनों ही साल में आपका सेम एंट्री होगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अदर इक्विटी, राइट। अब बोला मैम जिस दिन हमें इशू कर देंगे, अब आपने 3 साल एक्सपेंडिचर बुक कर लिया, 3000 का आपने 1000 रुपये करके बुक कर लिया, सपोज यहाँ पे वेस्ट हो गया, 100 शेयर आपका वेस्ट हो गया, वहाँ पे एंट्री क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप क्या करेंगे देखिए, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व आपने क्रिएट किया था, अब आप शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व को डेबिट कर दीजिए, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अदर इक्विटी, इसको आप लोगों ने कर दिया डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट। अब मैम ये कैसे पता चलेगा, फेयर वैल्यू कितना है 30, एज्यूम करो कि इसकी जो फेस वैल्यू थी, फेस वैल्यू था 10 रुपीज़, सपोज फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 100 शेयर्स है, राइट, 100 शेयर्स इंटू 10, अभी शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में 3000 रुपया गया है, तो ये हो जाएगा 3000 रुपीज़। इक्विटी शेयर कैपिटल में 100 शेयर इंटू 10, दैट इज़ 1000 रुपीज़, और बाकी बचा हुआ आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है 2000 रुपीज़। ये जब वेस्ट हो जाएगा तब आप करेंगे, ये क्या होगा, रिकॉग्निशन, 3 इयर्स तक आप रिकॉर्ड करेंगे, और ये होगा वेस्टिंग, वेस्टिंग पीरियड पे आप करेंगे शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व को डेबिट करके आप इक्विटी को क्रेडिट कर देंगे, राइट। चीज़ें क्लियर हुई। सो हाउ सिंपल इट इज़, ये सबसे सिंपलेस्ट चीज़ है ये टॉपिक को समझने के लिए कि भाई टॉपिक में एक्चुअली में है क्या, हम क्या पढ़ने वाले, वी आर जस्ट एंटरिंग इनटू द इक्विटी प्लान, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है ग्रांट डेट क्या है, वेस्टिंग कंडीशन क्या है, वेस्टिंग पीरियड क्या है, एक्सरसाइज पीरियड क्या है, वेस्टिंग डेट क्या है, फेयर वैल्यू आपको दे दी गई थी, तो ये हो गया आपका सिंपल सा ट्रांजेक्शन, राइट। अब इस पे बहुत सारी मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, कैसे कैसी मॉडिफिकेशन पॉसिबल है देखिए।
अभी क्या था, आपको फेयर वैल्यू दे दिया एंड 100 शेयर्स आपको मिल रहे थे, फ्री में मिल रहे थे, राइट। सो ये जो फ्री में मिलता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं शेयर्स। बट अगर आपको कुछ पैसा देना पड़ रहा है, मतलब मार्केट प्राइस से ऑफकोर्स थोड़ा सा कम, अगर कुछ पैसा देना पड़ रहा है और आप अवार्ड अवेल कर सकते हो, उसको शेयर्स नहीं बोलते, उसको बोलते हैं शेयर ऑप्शन। कैसे होता है मैम, देखिए यहाँ पे क्या बोलेगा ना कंपनीज आपको, यहाँ पे बोलेगा कि अगर आप 3 साल तक सर्विस देंगे ना, वेस्टिंग कंडीशन सेम है, अगर आप 3 साल कंटिन्यूस सर्विस दे रहे हैं तो हम आपको 100 शेयर्स तो देंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको 20 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको 20 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, राइट। आपको 20 रुपीज़ पे करना पड़ेगा और उसकी शेयर की जो मार्केट प्राइस है ना, मार्केट प्राइस है 100 रुपीज़, लेकिन आपको 20 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ये जो 20 रुपीज़ पे करना पड़ेगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस। क्या बोलते हैं गाइस? एक्सरसाइज प्राइस। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे ये बोल रहा है कि हम आपको 100 शेयर्स देंगे, लेकिन आपको फ्री नहीं, एट मिनिमम 20 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा पर शेयर, लेकिन शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो 100 रुपीज़ है। हम आपको सस्ते में दे रहे हैं, लेकिन 20 रुपीज़ आपको एटलीस्ट पे करना पड़ेगा। ये 20 रुपीज़ को बोला जाता है एक्सरसाइज प्राइस। क्या बोलेंगे? एक्सरसाइज प्राइस। अब मैम इस तरीके का जब कंडीशन आता है तो हम उसको शेयर ऑप्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करते हैं ना, वो 20 रुपया दे के लेगा या नहीं लेगा, राइट। फ्री में तो कोई भी उठा लेगा, इसीलिए हम उसको शेयर्स बोलते हैं। तब शेयर ऑप्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करता है कि अभी वो शेयर ऑप्शन अवेल करेगा कि नहीं करेगा, राइट। सो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है? बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखिए। अभी यहाँ पे कंपनी क्या बोला, 100 शेयर से 20 रुपये आपको देना पड़ेगा, दैट इज द एक्सरसाइज प्राइस। एंड आपकी जो मार्केट प्राइस है ना, वो है आपकी 100 रुपीज़, ठीक है। और आपकी जो फेयर वैल्यू है ना, फेयर वैल्यू, आपकी जो फेयर वैल्यू है आपकी 60 रुपीज़, ठीक है। फेयर वैल्यू आपको दे दी ग्रांड डेट पे 60 रुपीज़, मार्केट प्राइस आपको दे दी, और जो कंपनी का जो फेस वैल्यू देख लीजिए, सपोज फेस वैल्यू भी दे दी शेयर की, फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, ठीक है, और 20 रुपीज़ है एक्सरसाइज प्राइस। और कंडीशन सेम है, कंडीशन है कि आप 3 साल का सर्विस देंगे, दिस इज़ द वेस्टिंग कंडीशन, और 3 साल है वेस्टिंग पीरियड। तो आप अगले 2 साल में, दैट इज़ द एक्सरसाइज पीरियड, 2 साल बाद आप कभी भी शेयर आप अवार्ड ले सकते हैं, अपना शेयर आप एक्सरसाइज, अपना ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे क्या होगा ट्रीटमेंट मैम बताइए? कुछ ट्रीटमेंट नहीं है बेटा, एक्सपेंडिचर तो आप वैसे ही रिकॉर्ड करेंगे, राइट। आपकी फेयर वैल्यू आप लेंगे, राइट। शेयर का फेयर वैल्यू कितना है? 60 रुपीज़, ठीक है। टोटल एक्सपेंसेस आपकी कितनी होगी गाइस? टोटल एक्सपेंसेस होगी, नंबर ऑफ शेयर कितनी है? 100 शेयर इनटू कितने की फेयर वैल्यू है? 60 की फेयर वैल्यू है, राइट। तो आपकी कॉस्ट कितनी आ गई? 6000 की आ गई। तो 3 साल में आपको ये कॉस्ट बाइफरकेट करनी है, तो आप स्ट्रेट लाइन बेसिस पे इसको हमेशा बाइफरकेट करेंगे। तो पर एनम कितना हो गया? 2000 रुपीज़ पर एनम कॉस्ट आ गया। तो यहाँ पे भी आपका 2000 का कॉस्ट है, यहाँ पे भी 2000 का है, यहाँ पे भी 2000 का है, राइट। आपकी एंट्री हमेशा क्या होगी? एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कितना है? 2000 रुपीज़ टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व ब्रैकेट में अदर इक्विटी, राइट। टू अदर इक्विटी क्यों करने? क्योंकि हम इसको एज ए इक्विटी ट्रीट करते हैं और बैलेंस शीट में अदर इक्विटी में इसको शो करते हैं, राइट। अब आप तीनों साल ये एंट्री देंगे, ईयर 2 में भी ये एंट्री देंगे, ईयर 3 में भी ये एंट्री देंगे। जब आप यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे, जब आप यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे ना, ये पीरियड में जब आप एक्सरसाइज करेंगे, तब आपको यहाँ पे पैसा देना पड़ रहा है। पहले तो फ्री था तो आप लोग क्या करते थे? शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व आपने क्रिएट किया था, उसको डेबिट कर दिया टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बट क्योंकि अभी आप कुछ पैसा पेमेंट भी कर रहे हैं, तो जहाँ पे पेमेंट हुआ वहाँ पे बैंक आएगा, सिंपल सा एंट्री है, राइट। सो अभी आप क्या करेंगे? आप 20 रुपये का आप कैश भी दे रहे हैं, राइट। सो बैंक में आप क्या 100 शेयर इंटू 20 रुपया, सो 2000 रुपीज़ का तो आप बैंक भी आ रहे हैं। और आपका रहे शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में आप लोगों ने क्रिएट किया था 6000 रुपीज़, 2 एंड 2 टोटल 6, राइट। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था? 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू था 100 शेयर्स, सो 1000 आपका शेयर कैपिटल आ गया, बाकी बचा हुआ आपका प्रीमियम आ गया, 8 - 1 7 7000 का आपका प्रीमियम आ गया, राइट। ये चीज़ क्लियर हुआ गाइस? एंट्री कैसे आया देखिए। सो 2 केस था,
या तो आप शेयर पूरा फ्री में दे दिए, फिर तो कोई झमेला ही नहीं था, आपने रिजर्व क्रिएट किया और रिजर्व से फिर आपने कैपिटल और प्रीमियम इशू कर दिया, राइट। अगर आप थोड़ा सा कुछ पैसा ले रहे हैं तो फिर वहाँ पे बैंक पिक्चर पे आ जाती है, राइट। ये चीज़ क्लियर हुआ। दिस इज द बेसिक्स ऑफ इक्विटी प्लान। अभी हम आगे आगे क्वेश्चंस करेंगे और जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे आप लोग की कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत चीज़ और बता दूँ। जो फेयर वैल्यू है ना गाइज, जो फेयर वैल्यू है वो हमेशा ग्रांट डेट की ही ली जाएगी। अभी अगर क्वेश्चन में बोलता कि ईयर 1 में जो शेयर की फेयर वैल्यू थी वो 50 रुपीज़ हो गई, ईयर 2 में जो फेयर वैल्यू थी वो 40 हो गई, ईयर 3 में जो फेयर वैल्यू थी वो 30 हो गई, तो क्या आप ईयर 1 में फेयर वैल्यू चेंज करेंगे? जी नहीं। इक्विटी कभी भी रीमेजर नहीं होता। आप ग्रांट डेट पे जो फेयर वैल्यू होगा उसी पे आप एक्सपेंसेस कैलकुलेट करेंगे और फिर उस एक्सपेंसेस को आप बाइफर्केट करेंगे ओवर द वेस्टिंग पीरियड। इज इट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फेयर वैल्यू हमेशा आप ग्रांट डेट का ही लेंगे, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा एक दो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन कराते कराते मैं आप लोग को आगे के कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। देखिए, इक्विटी प्लान। अंडर इक्विटी प्लान एम्प्लॉयज आर इशूड ओनली इक्विटी शेयर और शेयर ऑप्शन फॉर द सर्विस रेंडर्ड। ये चीज़ क्लियर हुआ? शेयर क्या है और शेयर ऑप्शन क्या है। जहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस होगी उसको हम लोग बोलेंगे शेयर ऑप्शन, और जहाँ पे फ्रीली अवेलेबल होगा उसको हम लोग बोलेंगे शेयर, राइट। फिर मैंने यहाँ पे नोट पे कुछ चीज़ें आप लोग को लिख दी है। एक्सरसाइज प्राइस देखिए, प्राइस टू बी पेड बाय एन एम्प्लॉय फॉर परचेज ऑफ शेयर्स, जो प्राइस एम्प्लॉय देगा शेयर परचेज करने के लिए। इंट्रिंसिक वैल्यू इज मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, ये मैं आप लोग को बताऊंगी। मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑन ग्रांट डेट। ग्रांट डेट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट डेट बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। वेस्टिंग डेट क्या है? मैच्योरिटी डेट। वेस्टिंग पीरियड क्या है? पीरियड ड्यूरिंग विच वेस्टिंग कंडीशन नीड्स टू बी मेट। वेस्टिंग कंडीशन क्या है? टास्क टू बी परफॉर्म फॉर एक्सरसाइज ऑफ शेयर। एक्सरसाइज पीरियड क्या है? पीरियड ड्यूरिंग विच शेयर्स कैन बी सब्सक्राइब। तो ये सब चीज़ हम लोगों ने प्रैक्टिकली देख लिया, सारे टर्म्स मैंने बस एक बार लिख दिया है, ठीक है, सो दैट एग्जाम के टाइम में आप लोग भूले नहीं। उसके बाद देखिए, it is practically not possible to measure the fair value of services received from employee, hence value of service will determine on the basis of fair value of the equity to be issued, right। fair value at grant date will be considered। मैंने बताया, जो मैंने बताया मैंने सारा चीज़ लिखा है गाइस, आपको कुछ भी वरी होने की ज़रूरत नहीं है। टोटल एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर आप इशू कर रहे हैं, और शेयर ऑप्शन टू बी इशूड इनटू फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट। फिर मैंने लिख दिया भाई ग्रांट डेट पे ही लेना है फेयर वैल्यू। आप जब तक चैप्टर खत्म होगा ना आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि भाई फेयर वैल्यू ही लेना है और ग्रांट डेट पे ही लेनी है, राइट। सो इनटू फेयर वैल्यू करेंगे एंड एक्सपेंसेस विल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर द वेस्टिंग पीरियड। जितना भी साल आपका वेस्टिंग पीरियड है उसके बेसिस पे आप लोग स्ट्रेट लाइन बेसिस पे आप एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करेंगे। इज इट क्लियर? देन टर्म शेयर्स आर यूज्ड व्हेन शेयर्स आर एब्सोल्युटली फ्री। शेयर्स फ्री है तो शेयर यूज करेंगे। एंड शेयर ऑप्शन आर यूज्ड व्हेन एक्सरसाइज प्राइस एग्जिस्ट, राइट। उसके बाद देखिए आया हम लोग का पहला प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मैंने एग्जाम्पल खुद से लिया है सो दैट आप लोग को थोड़ा सा स्मूथनेस मिले। अब बुक में तो डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है। बेसिक से समझते जाइए और हाई लेवल क्वेश्चन कीजिए सो दैट उसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी आप लोग को। क्वेश्चन पढ़िए, एक्स लिमिटेड ग्रांट्स 10,000 इक्विटी शेयर्स टू इट्स एम्प्लॉय ऑन 1 अप्रैल 2023। कंडीशन ओपन रिमेन इन एम्प्लॉयमेंट फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। क्या बोल रहा है एम्प्लॉय को? अगर आप अगले 3 साल तक रहते हैं तो हम आपको 10,000 इक्विटी शेयर इशू करेंगे। फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर ऑन ग्रांट डेट, ऑफकोर्स हमको ग्रांट डेट पे ही फेयर वैल्यू चाहिए, इज ₹60। फेयर वैल्यू मिल गया। कैलकुलेट एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड पास जर्नल एंट्रीज। ईजी है, बहुत ईजी है, करते हैं। देखिए गाइस, क्योंकि हम अभी शुरू किए हैं टॉपिक में एंटर करना, तो हम बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से धीरे धीरे टॉपिक को समझेंगे। 4-5 दिन लगेगा, कंप्लीटली पढ़िएगा, फिर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ट्रस्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग अटेंड नहीं कर पाएंगे। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए, और आराम से पढ़ते जाइए। बस देखिए, हमेशा ड्रॉ करेंगे, जैसे आप स्कूल में करते थे ना, नंबर लाइन ड्रॉ करते थे ना,
फिफ्थ सिक्स में जब आप पढ़ रहे थे पहले पहले माइनस प्लस नंबर लाइन ड्रॉ करके क्वेश्चन सॉल्व करते थे, वैसे यहाँ पे भी ड्राइंग करना बहुत ज़रूरी है। शेयर बेस्ड पेमेंट का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप ड्रॉ कर लीजिए, आपको 99% क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा, फिर तो आपको एंट्री देनी होती है, राइट। तो वही प्रैक्टिस आप अभी से रखेंगे। देखिए ये है Y0, यहाँ पे कंपनी बोल रहा है एक्स लिमिटेड है, ये एक्स लिमिटेड का लाइफ लाइन है, ठीक है। एक्स लिमिटेड बोल रहा है हम 10,000 शेयर देंगे। कितना शेयर देंगे? 10,000 शेयर देंगे टू इट्स एम्प्लॉय ऑन 1 अप्रैल 2023। ये क्या है? 1 अप्रैल 2023। कंडीशन ओपन, रिमेन इन एम्प्लॉयमेंट फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। अगर आप नेक्स्ट 3 ईयर्स तक रहेंगे, मतलब ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3, राइट। अगर आप ये 3 साल तक रह गए, दैट मीन्स 24, 25 एंड 31 मार्च 2026। 31 मार्च 2026 तक अगर आप रह गए, देन हम आपको 10,000 शेयर देंगे। और फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट, ये है आपका ग्रांट डेट। ग्रांट डेट पे आपकी जो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर है ना, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है? 60 रुपीज़ है, राइट। कैलकुलेट एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड पास जर्नल एंट्रीज, राइट। सो क्वेश्चन सिंपल है। अभी देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे। आप निकालेंगे पहले टोटल एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड, राइट। टोटल एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड, टोटल एक्सपेंसेस कितना है? नंबर ऑफ शेयर्स, जितना आप शेयर्स इशू करेंगे, इनटू फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑन ग्रांट डेट, राइट। तो ये कितना हो गया? 6 लाख, राइट। अब ये 6 लाख को आप हर एक साल में डिवाइड करेंगे ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, राइट। सो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 1 के एक्सपेंडिचर कितनी होगी? 2 लाख, ईयर 2 की 2 लाख, ईयर 3 की 2 लाख, राइट। अब इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी? जर्नल एंट्रीज सेम होगी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 2 लाख टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अदर इक्विटी, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अदर इक्विटी 2 लाख। ये आप ईयर 1 में भी करेंगे, ईयर 2 में भी करेंगे, ईयर 3 में भी करेंगे, सेम एंट्री डू। अब जब ये वेस्ट हो जाएगा, सपोज 1 अप्रैल को ही वेस्ट हो गया, 1 अप्रैल 2026 को ही वेस्ट हो गया, तो उस दिन आप क्या एंट्री देंगे? उस दिन आप देंगे शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितना आपने क्रेडिट किया था 3 साल में, कितना? 6 लाख आप लोगों ने क्रेडिट किया था, तो 6 लाख डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। अब यहाँ पे फेस वैल्यू दिया नहीं है शेयर का, राइट, और फेयर वैल्यू 60 दिया है, तो मैं समझ रही हूँ कि फेस वैल्यू सपोज 10 रुपीज़ है। सो 10,000 शेयर इंटू 10 रुपीज़, बेसिकली 1 लाख रुपीज़, और बाकी 5 मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दिया। एज्यूमिंग फेस वैल्यू ऑफ दिस शेयर इज ₹10 ईच। सिंपल सा क्वेश्चन था एंड सिंपल सा क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर। एक बेसिक आइडिया मिल रहा है गाइज आप लोग को। हाथ बैठेगा, धीरे धीरे जैसे करेंगे हाथ बैठेगा। अब आप बोलेंगे मैम ये तो बड़ा सिंपल हो गया, अब आपने तो सारे बाइफर्केशन बता दिए, कौन सा कैसा होगा, सारे परम्यूटेशन कम्बिनेशन बता दिए। नहीं बेटा, बहुत सारे परम्यूटेशन कम्बिनेशन बाकी है, ये तो शुरुआत है। अभी ये था आपका बेसिक, इक्विटी प्लान में एंटर करने का बेसिक। अब इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। कैसे? देखिए, अब क्या ज़रूरी है, जो 10,000 शेयर आपने कहा था कि ग्रांट डेट पे कि भाई हम 10,000 शेयर देंगे ईयर 3 के एंड पे, ठीक है, आप 3 साल रहेंगे, 3 साल के बाद हम 10,000 शेयर देंगे। सपोज यहाँ पे कंडीशन ये होता है 10,000 शेयर ही हम दे रहे हैं, बट क्वेश्चन ऐसा बोलता, सपोज कंपनी में 1000 एम्प्लॉई हैं और ईच एम्प्लॉय को आप 10 शेयर दे रहे हैं, राइट। क्वेश्चन ऐसा बोलता कि हम 10 शेयर देंगे टू ईच एम्प्लॉय एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑन ग्रांट डेट है 1000, ठीक है। स्टिल द क्वेश्चन इन सेम, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ ईयर 3 आप कितना शेयर इशू करने वाले हैं? 1000 एम्प्लॉय को 10 शेयर इज तो 10,000 शेयर। तो इसमें डिफरेंस क्या है? क्या ज़रूरी है कि जो 1000 एम्प्लॉय को आप ग्रांट डेट पे बोल रहे हैं कि हम देंगे आपको, ज़रूरी है कि ईयर 3 में भी एंड में भी 1000 एम्प्लॉय रहेंगे? कोई ज़रूरी नहीं है। सपोज ऐसा हुआ कि ईयर 1 के एंड पे 100 एम्प्लॉय चले गए,
तो ईयर 1 के एंड पे आपके पास ओनली 900 एम्प्लॉयज़ बचे, ठीक है। और ईयर 2 में और 100 चले गए और 800 बचे, और ईयर 3 में और 50 चले गए और 750 ही बचे जिन्होंने अवार्ड को वेस्ट किया। मतलब 750 एम्प्लॉय ही बचे और 750 एम्प्लॉय को ही मिला, राइट। अब हम लोगों ने तो 1000 एम्प्लॉय के हिसाब से 10,000 शेयर का एक्सपेंडिचर हम लोगों ने बुक कर लिया तीनों साल में, बट यहाँ पे बीच में से एम्प्लॉय चले गए, यहाँ पे चले गए, यहाँ पे चले गए, तो यहाँ पे क्या चेंजेस आएगी? जी बिल्कुल चेंजेस आएगी, ठीक है, क्योंकि आप हर एक साल के एंड पे फेयर वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगी। अगर यहाँ पे फेयर वैल्यू 50 होती है, यहाँ पे 40 होती है, यहाँ पे 30 होती है, यहाँ पे चेंजेस नहीं आएगी, बिकॉज हम लाइबिलिटी को रीमेजर करते हैं, इक्विटी रीमेजर नहीं होता। बट रीवैल्यूएशन जरूर होगी जहाँ पे एम्प्लॉय चले जा रहे हैं, तो मेरा एक्सपेंसेस जो होने वाला है उसको तो हम कैलकुलेट करेंगे ना। ग्रांट डेट पे आपको लग रहा था कि मेरे 1000 एम्प्लॉय रहेंगे और उनको मैं 10 शेयर ईच करके 10,000 शेयर इशू करेंगे, ठीक है। जब आप ईयर 1 पे रिपोर्टिंग कब होगी आपकी? ईयर 1 एंड पे आपकी रिपोर्टिंग होगी, यहाँ पे आप पहला रिपोर्टिंग करेंगे, राइट। यहाँ पे आके आपको लगा कि मेरे 3 साल के एंड तक ना, मेरे ईयर 3 के एंड तक 1000 एम्प्लॉय नहीं रहेंगे। ईयर 3 के एंड तक हमें लग रहा है कि 900 एम्प्लॉय ही रहेंगे, ठीक है। तो आज आप जो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे, पहला एक्सपेंसेस वो 1000 एम्प्लॉय के बेसिस पे नहीं, 900 एम्प्लॉय के बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा? 900 एम्प्लॉय को आप 10 शेयर्स देंगे एट द वैल्यू 60, राइट। सो कितनी होगी? 5,40,000 टोटल एक्सपेंसेस। तो पर एनम एक्सपेंसेस कितना होगा? 1.8, 1,80,000 पर एनम एक्सपेंसेस आप रिकॉर्ड करेंगे, राइट। 1.8 ईयर 1 के लिए, 1.8 ईयर 2 के लिए, 1.8 ईयर 3 के लिए, एंड द मेथड विल बी सिमिलर। इज इट क्लियर? लेकिन जब आप ईयर 2 में आए, अगर आपकी एस्टिमेशन ईयर 2 में भी रही कि ठीक है 900 ही रहेंगे ईयर 3 तक, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही चलेंगे, बिकॉज आपने ऑलरेडी डिवाइड कर दिया। और ईयर 3 में भी आपके 900 ही रहे और 900 वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन ईयर 2 में आपको पता चला कि नहीं 900 नहीं रहेंगे, 850 रहेंगे, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस चेंज हो जाएगी, 1.8 एवरेज आएगी ही नहीं, तो आपको फिर से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसी होगी यहाँ पे एक्सपेंडिचर? यहाँ पे आपकी एक्सपेंडिचर होगी 850 एम्प्लॉय को आप देंगे, 10 शेयर्स देंगे इंटू 60 रुपीज़, राइट। सो 850 एम्प्लॉय को, ईच एम्प्लॉय को 10 शेयर देंगे और उसकी फेयर वैल्यू है 60 रुपीज़, और इसका कॉस्ट है आपका 5,10,000 टोटल एक्सपेंसेस ओवर 3 ईयर्स। सो बेसिकली क्या बोल रहा है आपका 3 ईयर्स, मतलब ओवर द 3 ईयर पीरियड एक्सपेंडिचर 5,40,000 ना होके 5,10,000 होना चाहिए। ये चीज़ आपको पहले समझ आई कि नहीं बताइए? ये चीज़ होना चाहिए ओवर 3 ईयर्स 5,40,000 ना होके 5,10,000 होना चाहिए। अब 5,40,000 के हिसाब से हमने डिसाइड किया था हर साल हम 1.8 1.8 1.8 लेंगे, जिससे 1.8 एक साल का हम ले चुके हैं, बाकी 1.8 इन 1.8 बाकी 3.6 हम लोग का अभी बचा है, अभी हम लिए नहीं है, अभी हम लेंगे। लेकिन उससे पहले हमको पता चले कि भाई 850 एम्प्लॉय ही और रहेंगे, 900 रहेंगे ही नहीं, राइट। सो अभी क्या करेंगे, हम फिर से मेज़र किए, कैलकुलेट किए और पता चला कि 3 साल में 5,40,000 नहीं 5,10,000 का खर्चा होना चाहिए। और ये 5,10,000 में से 1,80,000 तो आप पहला ईयर में ही ले चुके हैं, राइट। बट 5,10,000 के हिसाब से ईच ईयर खर्चा कितना आना चाहिए? 1.7 1.7 1.7 आना चाहिए, राइट। सो अब ईयर 1 पे तो आप बैक जाके चेंज नहीं कर सकते, आपने 1.8 ऑलरेडी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लिया, पीएल में चार्ज कर दिया, आपने रिजर्व क्रिएट कर लिया, राइट। अभी ईयर 2 में आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, राइट। सो अभी ईयर 2 पे आके ईयर 1 और ईयर 2 दोनों साल का एक्सपेंडिचर आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सो ईयर 2 पे 2 साल का खर्चा कितना होना चाहिए? 1.7 प्लस 1.7, या फिर ऐसे समझिए कि 5,10,000 इंटू 2/3, सो 2 साल का खर्चा आ जाएगा, राइट। सो 2 साल का खर्चा कितना आएगा? 3,40,000, राइट। अब 3,40,000 में से 1,80,000 हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में बुक कर लिया, राइट। सो ईयर 2 पे अभी हम लोग कितना एक्स्ट्रा बुक करेंगे, सो दैट ईयर 1 और ईयर 2 का मिला के 3,40,000 आएगा,
1,60,000, दैट इज 3,40,000 माइनस 1,80,000, राइट। सो बेसिकली सेकेंड ईयर पे आप लोग और कितना एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बुक करेंगे, 1,60,000, सो दैट ईयर 1 और ईयर 2 का एवरेज मिला के 3,40,000 आ जाएगा, जो कि 5,10,000 को अगर आप 2 साल में कंसिडर करते तो 3,40,000 ही आता, राइट। ये चीज़ क्लियर हुआ। ईयर 3 के एंडिंग में आपको दिखा कि भाई ओनली 800 एम्प्लॉई ही बचे हैं जो 3 साल से हैं और जिनको ऑप्शन दी गई थी। सो एक्चुअली में 800 एम्प्लॉई ही वेस्ट करेंगे, अवार्ड को वो लोग एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। सो अभी फिर से एक्सपेंसेस को आपको रीमेजर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फिर से चेंज हो जाएगी। सो फाइनली कितनी होगी, 800 इंटू 10 इंटू 60, राइट। सो 4,80,000 विल बी द रियल कॉस्ट, राइट। अब 4,80,000 को आप क्या करेंगे, 4,80,000 3 साल में होना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझिए। 4,80,000 ओवर 3 ईयर्स होना चाहिए। और आप लोगों ने ऑलरेडी कितना चार्ज कर चुका है, पहले ईयर ने आपने 1.8 चार्ज किया, दूसरे ईयर ने आपने 1.6 चार्ज किया। सो कुल मिला के आपने 1.8 प्लस 1.6 कितना, 3.4, 3,40,000 आप लोगों ने ऑलरेडी चार्ज कर लिया आउट ऑफ 4,80,000, राइट। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 3,40,000 माइनस कर देंगे, माइनस ईयर 1 का एक्सपेंडिचर 1,80,000, ईयर 2 का एक्सपेंडिचर 1,60,000, तो आपके पास कितना बचा, 4,80,000 माइनस 1,80,000 माइनस 1,60,000, तो 1,40,000। ईयर 3 में जो एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज होगी वो 1,40,000 होगी। इज इट क्लियर गाइज? आप लोग को एक क्लियर आइडिया मिला कैसे चेंजेस होगी। तो मैंने ये क्वेश्चन भी कर दिया सोचिए, और एक कॉन्सेप्ट आपको दिया कि कैसे अभी क्वेश्चंस में चेंजेस आएंगे, ठीक है। सो अभी एम्प्लॉय जब छोड़ रहे हैं तब एक्सपेंडिचर भी चेंज होगी, राइट। ये चीज़ समझ आया। इसके बेसिस पे एक बहुत अच्छा मास्टर सम है, सीए फाइनल के बुक से मैंने उठाया है, करते हैं, देखिए। ABC Limited granted to its employees share options with a fair value of rupees 5 lakh on 1st April 2010, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ 5 लाख, टोटल शेयर्स का फेयर वैल्यू दे दिया, 5 लाख का टोटल शेयर्स का फेयर वैल्यू है ऑन 1st April 2010, मतलब ग्रांट डेट पे। इफ दे रिमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द 31st March 2013, मतलब 3 साल तक अगर रहेंगे तो उनको 5 लाख वैल्यू का शेयर्स मिल जाएगा जो कि फेयर वैल्यू है। ऑन 31st March 2011, मतलब पहला साल, ABC लिमिटेड एक्सपेक्ट ओनली 91% ऑफ द एम्प्लॉयज टू रिमेन इन द एम्प्लॉयमेंट। क्या बोल रहे हैं, पहले साल में ओनली 91% रहेंगे, मतलब 9% चले जाएंगे। ऑन 31st March 2012, मतलब सेकेंड ईयर में बोल रहा है कि ओनली 89% रहेंगे रिमेन इन द एम्प्लॉयमेंट, मतलब 11% चले जाएंगे। पहले लगा कि 91% रहेंगे एंड तक, फिर लगा 89% रहेंगे। हाउएवर ओनली 82% ऑफ द एम्प्लॉयज रिमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब फाइनली ईयर 3 जब खत्म, मतलब 82% ही बचे हुए थे 2013, एंड ऑल ऑफ देम एक्सरसाइज देयर ऑप्शन पास द जर्नल एंट्रीज। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल आपको बताया सेम वैसे ही है, बस आपको थोड़ा सा समझ के चीज़ों को करना है, राइट। करेंगे, देखिए। सो हम लोग पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे गाइस। ये है ग्रांट डेट। ग्रांट डेट पे ABC लिमिटेड ने क्या कहा, हम आपको 5 लाख वैल्यू की शेयर दे देंगे। इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स है नहीं, सिर्फ बोला 5 लाख वैल्यू की शेयर्स दे देंगे और यही आपकी फेयर वैल्यू है, ठीक है, यही आपकी फेयर वैल्यू है ऑन 1st April 2010 को, ठीक है। इफ दे रिमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन अप टू 31st March 2013, ये है 2011, ये है 2012 और ये है 2013। 31st मार्च अगर आप यहाँ तक रह जाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप रह जाते हैं तो फिर आपको इतनी वैल्यू की शेयर मिल जाएगी, ठीक है, ये क्लियर है। फिर बोला ABC लिमिटेड एक्सपेक्ट ओनली 91% ऑफ द एम्प्लॉय टू रिमेन इन द एम्प्लॉयमेंट ऑन 31st March 2011। आप पहली अकाउंटिंग कब करेंगे, तो हो गया ग्रांट डेट, ठीक है। पहली अकाउंटिंग कब करेंगे, 31st March 2011 को, राइट। यहाँ पे आपको लग रहा है कि ओनली 91% एम्प्लॉय ही रहेंगे। 91% एम्प्लॉय सेकेंड ईयर तक नहीं, 91% एम्प्लॉय ओवर दी 3 years पीरियड, मतलब एंड तक, ये एंड तक 91% ही रहेंगे, आपको ऐसे लग रहा है, इसीलिए आप 91% के बेसिस पे एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे, राइट। फिर बोला
ऑन 31 मार्च 2012 इट एक्सपेक्ट्स 89% ऑफ द एम्प्लॉयज टू रिमेन इन द एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे बोल रहा है 89% एम्प्लॉय ही रहेंगे, और जब यहाँ पे पहुँच गया ना, यहाँ पे तो फिर एक्चुअल आ जाएगा, ईयर 1 में कितने गए, ईयर 2 में कितने चले गए, और 31 मार्च 2013 को आके पता चला कि भाई सिर्फ 82% एम्प्लॉय ही रहे। भाई यहाँ पे लगा 89 रहेंगे बट ज़्यादा चले गए, तो 82% एम्प्लॉय ही लास्ट में बचे, जो कि ऑप्शन एक्सरसाइज भी किए। ठीक है, पास दी जर्नल एंट्रीज। पहले हम लोग एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, राइट। अभी देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स तो है नहीं जो घटेगा या बढ़ेगा, राइट। यहाँ पे आप नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे, शेयर की वैल्यू दे दी 5 लाख शेयर, 5 लाख वैल्यू है, तो यहाँ पे आपकी एक्सपेंडिचर कितनी होगी, पहला साल में 5 लाख इंटू 91% डिवाइडेड बाई 3, राइट। एक साल का आप एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज करेंगे ना, पहला साल का एक्सपेंडिचर आपका आ जाएगा 1,51,667 रुपीज़, राइट। सेकेंड ईयर में आप कितना एक्सपेंडिचर करेंगे, 5 लाख की आपको होने वाली थी, लेकिन अभी आपको लग रहा है 89% रहेंगे। अब इसको आप 2 साल का आप कंसिडर करेंगे, 89% पे आप 2 साल का एक्सपेंडिचर लेंगे 2/3 और माइनस कर देंगे ये वाली पहली साल की एक्सपेंडिचर आपने जितनी ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर रखी है उतनी आप माइनस कर देंगे, राइट। सो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 144,999, मतलब 1,45,000 अप्रॉक्स, 1,45,000 अप्रॉक्स, राइट। अब ईयर 3 में जब आप आए, ईयर 3 में क्या हुआ, 82% एक्चुअली में एक्सरसाइज किए, सो 5 लाख की वैल्यू थी, 82% ने एक्सरसाइज किया, टोटल एक्सपेंडिचर 82% ही होगा, माइनस 2 साल में आपने जितना एक्सपेंडिचर ऑलरेडी बुक किया है एक्चुअल बेसिस में उसको माइनस कर देंगे, माइनस 1,45,000, राइट। कितना हुआ 1,13,333। इसमें कोई डाउट है गाइस? नहीं डाउट आना चाहिए बिल्कुल भी। पहला ईयर में आपको लगा कि 91% रहेंगे, तो 91% के हिसाब से आपने 1/3 आपने यहाँ पे कॉस्ट बुक किया। सेकेंड ईयर पे आप इसका और एक हिस्सा करते, बट आपको लगा कि 89% जाएंगे और 89% ही रहेंगे। 89% के हिसाब से तीनों साल का कॉस्ट आपको बुक करना है, बट ऑलरेडी एक साल में आपने 91% के हिसाब से कॉस्ट बुक कर लिया, इसलिए 89% के हिसाब से आप 2 साल का कॉस्ट निकाल लीजिए और 2 साल का कॉस्ट से आप पहले साल का कॉस्ट को माइनस कर दीजिए, तो सेकेंड ईयर का नेट कॉस्ट आपको मिल जाएगा। अब थर्ड ईयर में आपको लगा कि एक्चुअली 82% ही रहेंगे, तो भाई 82% के हिसाब से तो मेरा टोटल कॉस्ट 82% पे आना चाहिए 3 साल पे, और 2 साल पे ऑलरेडी आपने इतने इतने कॉस्ट बुक कर रखे, तो जितना बचा उसको आप ईयर 3 पे बुक कर लीजिए, राइट। अब हम इसके जर्नल एंट्रीज देंगे। देखिए जर्नल एंट्रीज भी बड़ी सिंपल है गाइस। ये है आपकी डेबिट, ये है आपकी क्रेडिट, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे ईयर 1 31 मार्च 2010, राइट। ईयर 31 मार्च 2010 भी लिख सकते हैं जैसे आप लोग लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, आप पूरा लिखेंगे, अकाउंट डेबिट बैलेंस कितना है, आप यहाँ पे क्या मेज़र करेंगे ये वाला चीज़ आप लिखेंगे, ठीक है, 151,667, राइट। टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट कितना जाएगा, सेम अमाउंट 151,667। नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड। ईयर 2 में सेम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करेंगे, कितने अमाउंट से, ये अमाउंट से जाएगा 1,45,000। टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट बिंग एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड। ईयर 3 पे सेम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट
डेबिट कितना अमाउंट है 11 टाइम 3, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट 1,13,333, बिंग एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड। इज इट क्लियर? नाउ वेस्टिंग होगी, वेस्टिंग की एंट्री हमको देनी पड़ेगी। सपोज ईयर 4 पे वेस्टिंग हुई या आफ्टर ईयर 3 कोई भी डेट पे, ईयर 3 के बाद कोई भी डेट पे क्या लिखेंगे, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में ब्रैकेट में हमेशा अदर इक्विटी लिखिएगा, ठीक है, मैं नहीं लिख रही हूँ। अदर इक्विटी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि फेस वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई है, मैं टोटल को शेयर कैपिटल ही मान रही हूँ, ठीक है। सो टोटल एक्सपेंडिचर आपकी कितनी है 1,51,667 प्लस 1,45,000 प्लस 1,13,333, सो 4,10,000, 4,10,000, राइट। बिंग शेयर एलोकेटेड, एंट्री समझ में आई। बेसिकली ये 4,10,000 यही है। 5 लाख का अगर आप 82% लेंगे ना, इंटू 82% करेंगे तो 4,10,000 आएगा, क्योंकि 4,10,000 ही तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है। हम तो बस ईयर 1 पे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं अलग अमाउंट, क्योंकि हमको पता नहीं है ना कि ईयर 3 में रिजल्ट क्या होगा, राइट। 4,10,000 एक्सपेंडिचर होगा, ये तो आके ईयर 3 में पता चला, क्योंकि एक्चुअली में 82% एम्प्लॉय रिटेन हो गए, राइट, बाकी 18% चले गए नेट पे। लेकिन ईयर 1 पे तो हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी ना, तो ईयर 1 पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसके बेसिस पे एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज हुई। ईयर 2 में फिर जो इन्फॉर्मेशन थी उसके बेसिस पे हमने एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज किया, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ फर्स्ट ईयर एक्सपेंडिचर, राइट। अब ईयर 3 पे जब हमको एक्चुअली पता चला, तब हम ईयर 1 ईयर 2 दोनों के एक्सपेंडिचर को एडजस्ट करके रिमेनिंग एक्सपेंडिचर को करंट ईयर पे बुक किए, बट टोटल में तो उतना ही एक्सपेंडिचर बुक हुआ 82% के हिसाब से, राइट। क्लियर कट आपको समझ में आया गाइस? सो आई होप नाउ आप लोग को एक क्लियर आइडिया मिला होगा शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन क्या है, अरेंजमेंट क्या है, आउटसाइडर के साथ कैसे एक्सपेंडिचर बुकिंग की जाएगी, और फाइनली एम्प्लॉय के साथ कैसे एक्सपेंडिचर बुकिंग की जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। स्टडी मेट के क्वेश्चन में अभी तक हम बिल्कुल भी नहीं गए, बस ये एक फंडामेंटल क्लासेस था आप लोग के लिए। नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग स्टडी मेट के क्वेश्चन और पास्ट एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चन करना शुरू करेंगे इक्विटी प्लान पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।